द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स मूवी की कहानी 20 अप्रैल 1964 से शुरू होती है, जहां हमें यंग एड और लॉरेन दिखाई देते हैं। उस टाइम लॉरेन प्रेग्नेंट होती है। दोनों अपना पहला केस सॉल्व करने एक एंटीक शॉप में जाते हैं। यहां उनकी मुलाकात होती है विक्टोरिया नाम की एक लेडी से। विक्टोरिया बताती है कि उसके पिता को हमेशा लगता था कि शॉप के अंदर कोई उन्हें देख रहा है या फिर उन्हें फॉलो कर रहा है। यहाँ तक कि शॉप के डोर्स खुद से ओपन क्लोज होते थे और आवाजें भी आती थी। विक्टोरिया पहले इन बातों को इग्नोर करती थी, लेकिन एक दिन जब वो शॉप में आई तो उसने अपने पिता को लटका हुआ पाया, यानी कि उन्होंने सुसाइड कर ली थी। उस दिन के बाद से विक्टोरिया को भी वही क्रीपी चीजें फील होने लग गई थी जो उनके पिता को होती थी। इसी वजह से उसने वॉरेंस को मदद के लिए बुलाया था। अब लॉरेन जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी, शॉप की चीजें चेक करने लगती है और पीछे के एक कमरे में जाती है। वहाँ बहुत सारे क्लॉक्स होते हैं जो अचानक रुक जाते हैं। लॉरेन को फील होता है कि कोई उसे बुला रहा है। तभी वो एक एंटीक मिरर को देखती है जिसमें फ्रेम पर 3 हेड्स बने होते हैं। अब जैसे ही लॉरेन मिरर को टच करती है, उस पॉइंट पर क्रैक आ जाता है और उसके पेट में तेज दर्द शुरू हो जाता है। वो चिल्लाती है और एड तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर्स बोलते हैं कि डिलीवरी अभी करनी होगी, जबकि ड्यू डेट मई में थी, मतलब कि 1 महीने बाद की। अब डिलीवरी स्टार्ट होती है और तभी लॉरेन को डिलीवरी रूम में भी एक घोस्ट दिख जाता है। पावर कट हो जाता है, लेकिन डॉक्टर्स किसी तरह डिलीवरी करवा देते हैं। बच्ची पैदा होती है, लेकिन वो रोती नहीं। लगता है जैसे कि बच्ची जिंदा नहीं है। लॉरेन बच्ची को पकड़कर रोना शुरू कर देती है और प्रेयर्स भी करती है और कुछ देर बाद मिरेकल होता है और बच्ची रो देती है, यानी कि वो बच जाती है। अब खुशी में लॉरेन उसका नाम रखती है जूडी वॉरेन। फिर सीन कट होता है और हमें जूडी के बड़े होने की कुछ क्लिप्स दिखाई जाती हैं। तब हमें पता चलता है कि जूडी को बचपन से ही स्कैरी विजन्स आते थे, इसीलिए उसकी माँ लॉरेन उससे कहती है कि इन विजन्स को सप्रेस करना सीखो। इसके लिए वो जूडी को एक पोयम भी सिखाती है, जिससे वो जब भी डरावने सपने देखे तो उसे रिपीट करके अपने आप को काम डाउन कर सके। इसके बाद जूडी अपनी आंखें बंद करके कहती है कि तुम यहाँ नहीं हो। ऐसे बोलने से उसको जो भी स्कैरी विजन्स या हॉन्टिंग्स होती थी, उसे थोड़ा रिलीफ मिल जाता था। इस सीन से हम व्यूअर्स को पता लग गया था, यानी कि क्लियर हो गया था कि लॉरेन के जैसे पावर्स जूडी के अंदर भी हैं, लेकिन लॉरेन अपनी बेटी को इन पावर्स को यूज करने के बजाय सिर्फ उन्हें सप्रेस करना सिखाती है। फिर स्टोरी जंप करती है 1986 में, जहां हम वेस्ट पिटसन पेंसिल्वेनिया की कहानी देखते हैं। यहाँ एक स्मॉल फैमिली रहती है। इस फैमिली में टोटल 8 मेंबर्स होते हैं, यानी कि जैक और जेनेट स्मॉल और उनकी 4 बेटियां, डॉन, हेदर, शैनन और कैरेन। और जैक के पेरेंट्स भी इसी घर में रहते थे, यानी कि इस घर में काफ़ी सारे लोग होने की वजह से हमेशा इस घर में हलचल मची रहती थी। अब हैदर की कन्फर्मेशन सेरेमनी होने वाली थी, यानी कि एक तरीके से ये एक क्रिश्चियन ट्रेडिशन होता है जिसमें अपने फेथ को एक्सेप्ट करना होता है। सेरेमनी के बाद स्मॉल फैमिली घर में पार्टी करते हैं। सेलिब्रेशन के दौरान हैदर के ग्रैंड पेरेंट्स उसे एक मिरर गिफ्ट करते हैं। अब ये वही मिरर होता है जिससे वॉरेन फैमिली का पहला एनकाउंटर 1964 में हुआ था। ये मिरर हैदर के ग्रैंड पेरेंट्स को सस्ता मिल गया था, इसलिए वो वहाँ से इसको ले आए थे। हैदर को ये मिरर पसंद नहीं आता, स्पेशली इसलिए क्योंकि मिरर पे ऑलरेडी एक क्रैक होता है, जो एक्चुअली तब आया था जब लॉरेन ने उसे टच किया था। फिर हैदर केक कट करने जाती है, लेकिन उसके ब्लो करने से पहले ही कैंडल अपने आप बुझ जाती है और तुरंत ही सीलिंग से एक लाइट गिर जाती है और हैदर को लग जाती है। इस सीन से क्लियर हो जाता है कि जैसे ही ये मिरर घर में आया, हॉन्टिंग्स स्टार्ट हो गई हैं। दूसरी तरफ वॉरेन्स की लाइफ दिखाई जाती है। 1986 के टाइम पर उन्होंने नए केसेस लेना ऑलमोस्ट छोड़ दिया था। अब वो मोस्टली ट्रैवल करते हैं और लेक्चर्स देते हैं हॉरर और सुपरनैचुरल टॉपिक्स पे। रीज़न ये था कि लास्ट केस के दौरान एड को हार्ट अटैक आया था और अब उसकी हेल्थ कंडीशन में नए केसेस लेना बिल्कुल भी सेफ नहीं था। लेक्चर्स में लोग उनका मजाक भी बनाते थे, क्योंकि ज़्यादातर लोग भूत प्रीत में बिलीव नहीं करते थे। ये बात जूडी को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। तब तक जूडी बड़ी हो चुकी थी और 6 महीने से एक लड़के टोनी को डेट कर रही होती है। अब एक रात एक डिनर के दौरान जूडी अपने पेरेंट्स को बताती है कि एड के बर्थडे पे जो अभी आ रहा है वो टोनी को इनवाइट करने वाली है। लॉरेन ये सुन के खुश होती है, लेकिन एड अभी तक टोनी को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, इसलिए वो उतना खुश नहीं था। अब डिनर के वक्त जूडी को फिर से विजन्स दिखते हैं और इंटरेस्टिंगली लॉरेन भी जूडी के कंधे पर एक घोंसली हाथ देखती है, लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर देती है। वहीं दूसरी तरफ स्मॉल फैमिली के घर पे हॉन्टिंग्स दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। जेनेट को बेसमेंट में एक स्कैरी आदमी दिखता है, लेकिन लाइट ऑन करने पर वहां पर बस एक फोटो होती है। एक बार जब वो फोन पे बात कर रही थी तो जेनेट को फील होता है कि कोई उसके टेलीफोन की वायर खींच रहा है। दूसरी तरफ छोटी ट्विन सिस्टर्स अपनी डॉल सूजी को हवा में उड़ते हुए देखती हैं और एक बूढ़ी औरत भी दिखाई देती है जो कि उस डॉल को काफ़ी क्रीपी तरीके से होल्ड किए हुए थी। अब एक रात हैदर अपनी बहन डॉन से कहती है कि उसे लगता है मिरर के जो 3 फेसेस बने हैं वो उसी को घूर रहे हैं। दोनों मिलकर मिरर को कचरे में फेंक देते हैं।
अब अगले दिन गार्बेज ट्रक आता है और मिरर प्रेस होकर टूट जाता है, लेकिन जैसे ही मिरर टूटता है डॉन अचानक से खून की उल्टी करने लगती है और उल्टी के अंदर ग्लास के टुकड़े होते हैं। इसलिए डॉन को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और ये सब कुछ देखकर उसकी पूरी फैमिली डर जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है एड की बर्थडे पार्टी पर। पार्टी में फादर गॉर्डन भी होता है और जूडी अपने बॉयफ्रेंड टोनी को भी इंट्रोड्यूस करती है। यहाँ पर टोनी काफ़ी नर्वस होता है और हमें पता चलता है कि वो पहले पुलिस में काम करता था, लेकिन अभी तो उसने जॉब छोड़ दी है। अब ये क्यों छोड़ दी है ये मैं आपको आगे स्टोरी में बताऊंगा। खैर, अब वो छोटी मोटी टेम्परेरी जॉब्स करता है और उसका करियर अभी स्टेबल नहीं है। अब पार्टी के दौरान जूडी एक रूम में अकेली होती है, यानी कि वो अपने ही रूम में होती है जहाँ वो बचपन में रहा करती थी, और वहाँ उसे एक हिलने वाली चेयर पे एनाबेले डॉल दिख जाती है। वो तुरंत अपनी माँ से सीखी हुई पोयम रिपीट करके अपने थॉट्स को सप्रेस करती है और एनाबेले गायब हो जाती है। तभी टोनी रूम में आता है, जूडी से बात करता है और दोनों किस करते हैं, लेकिन किस के दौरान उसकी माँ आ जाती है और टोनी को एड के पास भेज देती है गैरेज में। उसके बाद लॉरेन जूडी से पूछती है, आजकल तुम्हें विजन्स काफी ज्यादा फ्रिक्वेंटली आ रही हैं, मैंने सही कहा ना? लेकिन जूडी उसे लाइटली लेती है और वहाँ से इग्नोर करके चली जाती है। अब गैरेज में एड और टोनी टेबल टेनिस खेलते हैं जहाँ एड जीत जाता है और पार्टी के बाद टोनी एड और लॉरेन के सामने एक सीक्रेट रिवील करता है। उसके पास एक एंगेजमेंट रिंग होती है। उसका प्लान था जूडी को प्रपोज करने का, लेकिन पहले वो एड और लॉरेन की ब्लेसिंग लेना चाहता था। लॉरेन बहुत खुश हो जाती है, लेकिन एड थोड़ा डाउट करता है। उसका कहना था कि अभी टोनी और जूडी को एक दूसरे को जाने सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं। एड का कहना था कि अभी उसे थोड़ा वेट करना चाहिए। तभी जूडी आ जाती है और ये सब कुछ देख लेती है। एंगेजमेंट रिंग देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और वहीं पर टोनी उसे प्रपोज भी कर देता है। जूडी हाँ बोल देती है और सब लोग खुश हो जाते हैं। अब पार्टी के एंड में फादर गॉर्डन एड से बात करते हैं और बताते हैं कि पेंसिल्वेनिया की एक स्मॉल फैमिली बहुत टाइम से हॉन्टिंग फेस कर रही है, यानी कि डरावनी चीज़ें। वो एड से पूछते हैं कि वो क्या इस केस को लेंगे। अब एड कुछ बोलता उससे पहले लॉरेन आ जाती है और कहती है कि अब हम केस नहीं लेते। वहीं दूसरी तरफ स्मॉल फैमिली के घर में डरावनी चीज़ें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ये बात चर्च तक पहुंच गई थी, लेकिन चर्च का प्रोसेस स्लो होता है, इसलिए अभी तक उन्हें वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अब एक रात जैक को अपने बिस्तर के पास एक औरत का घोष दिखता है, फिर वो हवा में लेविटेट होकर पैरालाइज हो जाता है। उसी वक्त हैदर अपनी कंफर्मेशन सेरेमनी का वीडियो चलाती है, क्योंकि उसे यकीन था कि उसने अपने केक की कैंडल ब्लो नहीं की थी। इसलिए जब वो वीडियो पॉज करती है तब उसे क्लियरली दिख जाता है कि उसकी केक की कैंडल किसी और ने ब्लो की थी। तभी वो आदमी उसके सामने आ जाता है हाथ में कुल्हाड़ी लेकर और हैदर पर अटैक करता है। हैदर चीखने लगती है, फैमिली तुरंत आ जाती है, लेकिन तब तक वो आदमी गायब हो चुका होता है। इसी टाइम जैक भी अपनी पैरालिसिस स्टेट से नॉर्मल हो जाता है। अब तक फैमिली के हर मेंबर के साथ कुछ न कुछ स्ट्रेंज हो चुका था। सब लोग हॉन्टिंग से परेशान हो गए थे, यहाँ तक कि वो कहीं और भी शिफ्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके घर में 8 लोग थे और 8 लोगों को होटल में शिफ्ट करना उनको बहुत महंगा पड़ता। इसीलिए थक कर जैक और जैनेट अपनी कहानी मीडिया को बताते हैं। जल्दी उनकी स्टोरी पूरी मीडिया में फैल जाती है। वो टीवी शोज में दिखने लगते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं। इनके घर के सामने मीडिया हमेशा जमा रहती है और ये सब बस एक सर्कस जैसा बन गया था और ज़्यादातर लोग इस पे विश्वास नहीं करते थे। वो लोग यही समझते थे कि स्मॉल फैमिली सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी बना रही है। अब सिचुएशन इतनी बढ़ गई कि एक घोस्ट ने जैक की मां को सीढ़ियों से धक्का दे दिया और उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। इसी बीच फादर गॉर्डन घर आते हैं और होली वाटर से घर को क्लींस करते हैं, लेकिन जैसे ही वो बेसमेंट में पानी छिड़कते हैं पानी तुरंत गर्म होकर वेपराइज हो जाता है। ये देखकर फादर गॉर्डन समझ जाते हैं कि घर में कोई तो बहुत पावरफुल स्पिरिट या डीमन है। वो तुरंत बोलते हैं कि उन्हें चर्च जाकर प्रॉपर अप्रूवल लेना पड़ेगा, तभी वो इस केस में हेल्प कर पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जूडी अपनी शादी की प्रिपरेशन कर रही होती है। वो एक ड्रेस ट्राई कर रही होती है, लेकिन तभी ड्रेस के अंदर से एक बूढ़ी औरत घुस जाती है और जूडी को हॉन्ट करना स्टार्ट कर देती है। मिरर में जूडी को शैडो भी दिखाई देती है और वही शैडो मिरर को नॉक करते हुए जूडी पर अटैक भी कर देती है। जूडी चिल्लाती है और इस वक्त लॉरेन ट्रायल रूम में आ जाती है और जूडी को होश में लाती है। जूडी के साथ जो डरावनी चीजें हो रही थी वो भी उसी वक्त बंद हो जाती हैं। इस घोस्ट को हम पहले स्मॉल फैमिली में भी देख चुके होते हैं। टोटल अब तक 3 घोस्ट दिख चुके हैं, यानी कि एक आदमी का घोस्ट, एक यंग औरत का घोस्ट और एक बूढ़ी औरत का घोस्ट। अब यहाँ पर सीन कट होता है और हम फादर गॉर्डन को देखते हैं, जो कि चर्च में आए होते हैं बिशप मैकीन से मिलने के लिए, ताकि स्मॉल फैमिली के केस को आगे बढ़ाया जा सके। वो मैकीन के सेक्रेटरी से भी मिलते हैं, लेकिन यहाँ उनके साथ स्ट्रेंज चीजें होने लगती हैं, जैसे कि सेक्रेटरी का गायब हो जाना, कमरा डार्क हो जाना और डोर अपने आप बंद हो जाते हैं और एक सुपर नेचुरल एंटिटी फादर को हॉन्ट करना स्टार्ट कर देती है।
फादर क्रॉस से डिफेंड करते हैं, लेकिन क्रॉस में आग लग जाती है और फादर का हाथ जल जाता है। एंड में जाकर वो स्पिरिट फादर पर हावी हो जाती है और फादर को अपने आप को खुदकुशी करने के लिए मजबूर कर देती है। अब अगले सीन में हम वॉरेन फैमिली को देखते हैं, जहां पर एड टोनी के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा होता है और उसे अपने घर का बेसमेंट दिखाता है, वही जगह जहां एड अपनी सारी हॉन्टेड चीजें रखता था। और अब ये कमरा वॉरेन फैमिली के लिए एक छोटा सा म्यूजियम बन गया है। एड बताता है कि हॉन्टेड चीजें इसी तरह कंटेन करके रखी जा सकती हैं, जैसे जीनी को बोतल में बंद करके रखते हैं, क्योंकि इन्हें डिस्ट्रॉय करना और भी डेंजरस हो सकता है। अब एकदम से लॉरेन और जूडी आती हैं और दोनों काफ़ी टूटी हुई दिख रही होती हैं। रीज़न ये था कि उन्हें फादर गॉर्डन के गुजर जाने की खबर मिल गई थी और सब लोग काफ़ी अपसेट हो जाते हैं। इसके बाद हमें फादर गॉर्डन का फ्यूनरल दिखाया जाता है, जहाँ पे काफ़ी सारे लोग आए होते हैं, जहाँ पर कि वॉरेन फैमिली भी होती है और टोनी भी उन्हीं के साथ होता है। फ्यूनरल के बाद जूडी कॉफिन को टच करती है और अचानक से उसे कुछ विजन्स आते हैं, लेकिन वो अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं बताती। फिर वॉरेन्स की मुलाकात फादर जिगलर से होती है। फादर जिगलर बताते हैं कि फादर गॉर्डन एक्चुअली पेंसिल्वेनिया गए थे और वहीं उनका अंत हुआ। ये सुन के वॉरेन्स को अंदाज़ा हो जाता है कि फादर गॉर्डन के अंत का कनेक्शन स्मॉल फैमिली के हॉन्टिंग से है। इसी बीच लॉरेन घर में सिंक अनब्लॉक कर रही होती है, तब एकदम से सिंक में खून भर जाता है और ओवरफ्लो हो जाता है। वहाँ लॉरेन को अपनी लॉकेट भी मिलती है, जिसमें जूडी की फोटो होती है। ये एक क्लियर साइन था कि जूडी किसी डेंजर में है। लॉरेन तुरंत जूडी को ढूंढती है, लेकिन टोनी बताता है कि जूडी पेंसिल्वेनिया चली गई है और वो भी स्मॉल फैमिली के घर। वॉरेन्स और टोनी फाइनली स्मॉल फैमिली के घर पहुंचते हैं। मीडिया उनके पीछे दौड़ रही होती है, लेकिन वॉरेन फैमिली उन्हें इग्नोर कर देते हैं। उनका प्लान इनिशियली सिंपल सा था, वो सिर्फ जूडी को वापस ले जाएंगे, केस में इन्वॉल्व नहीं होंगे। लेकिन जूडी कहती है कि वो स्मॉल फैमिली की मदद किए बिना नहीं जाएगी और अंत में एड और लॉरेन को मानना पड़ता है और वो डिसाइड करते हैं कि स्मॉल फैमिली के केस को लेंगे। यहाँ से क्लियरली समझ आता है कि जब जूडी ने फादर गॉर्डन के कॉफिन को टच किया था, उसे फादर के अंत के इवेंट्स और स्मॉल फैमिली के कनेक्शन का विजन आया था। इसलिए जूडी स्मॉल फैमिली के घर तक पहुँच गई ताकि उनकी मदद कर सके। अब स्टोरी में क्लियरली दिख रहा है कि डीमन जूडी को अपने पास लाना चाहता है, क्योंकि डीमन का जूडी के साथ एक पुराना कनेक्शन है। अगर आपको याद होगा, जब जूडी का बर्थ हुआ था उस वक्त क्या हुआ था, ये सब चीज़ें एक साथ मिल रही हैं और अब वॉरेन्स ऑफिशियली स्मॉल फैमिली की मदद भी करने आ जाते हैं। वॉरेन्स स्मॉल फैमिली से मिलते हैं और उनकी स्टेटमेंट्स लेते हैं, पूछते हैं कि किस तरह की हॉन्टिंग्स हो रही हैं, यानी कि उन्हें क्या क्या डरावनी चीज़ें इस घर में अब तक फेस करनी पड़ी हैं। इस बीच हमें टोनी के पास्ट के बारे में भी पता चलता है। टोनी बताता है कि वो पहले ब्लूमफील्ड में कॉप था, यानी कि एक पुलिस ऑफिसर। एक दिनों से डोमेस्टिक वायलेंस का कॉल आता है। वो वहाँ जाता है, दरवाज़ा नॉक करता है, लेकिन एक आदमी शॉटगन लेकर निकल आता है। वो टोनी पर शॉटगन तान देता है और चला भी देता है, यहाँ तक कि टोनी को ट्रिगर दबाने की आवाज़ भी आती है, लेकिन लकीली शॉटगन नहीं चलती। टोनी उसे गिराकर अरेस्ट कर लेता है। फिर उसका पार्टनर बताता है कि शॉटगन एक्चुअली में लोडेड थी, सिर्फ मेल फंक्शन की वजह से गोली नहीं चली, मतलब टोनी बाय लक बच गया। इस इंसिडेंट के बाद टोनी पुलिस की जॉब छोड़ देता है और तुरंत रिंग खरीदकर जूडी को प्रपोज करने का प्लान बना लेता है, क्योंकि लाइफ का तो उसे भी कुछ नहीं पता है। वहीं दूसरी तरफ लोरेन अपने विजन से घर के स्पिरिट्स को समझ रही होती है। जूडी भी ये फील करती है, लेकिन लोरेन उसे रोक देती है। लोरेन बेसमेंट में जाती है और पता लगाती है कि ये घर पहले एक खेत हुआ करता था। कई साल पहले यहाँ एक हस्बैंड वाइफ रहते थे जो काफ़ी वाइल्ड लोग थे। उसकी वाइफ किसी और के साथ अफेयर में थी और जब हस्बैंड को पता चला तो उसने कुल्हाड़ी से अपनी वाइफ और अपनी मदर इन लॉ को ही मार दिया। इसलिए अब घर में 3 स्पिरिट्स दिख रही हैं, एक आदमी का, एक यंग औरत का और एक बूढ़ी औरत का। लेकिन रियल ट्विस्ट ये है कि इन तीनों स्पिरिट्स को एक डीमन कंट्रोल कर रहा है। ये डीमन वॉरेन फैमिली को ल्योर करने के लिए यहाँ तक ला रहा था, वही मिरर वाला डीमन। ये डीमन इतना पावरफुल है कि जो लोरेन के विजन्स तक को ब्लॉक कर रहा है। अगले सीन में जूडी को ऐसा लगता है कि लोरेन उसे ऊपर बुला रही है, इसलिए वो घर के एक्टिंग में जाती है, यानी कि सबसे ऊपर वाली जगह पर। वहाँ उसे एक मिरर मिलता है जिसमें क्रैक होता है और वॉल पर चौक से लिखा होता है मिस मी। ये क्लियरली एनाबेले का रेफरेंस था। उसके बाद जूडी को कैरन की आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ फॉलो करते हुए वो एक रूम में पहुंचती है जहां उसे एनाबेले डॉल दिख जाती है। डॉल एकदम से बड़ी हो जाती है और बिल्कुल अजीब तरीके से उसके पीछे दौड़ती है। डॉल उस पर अटैक करती है, लेकिन जूडी भाग जाती है। भागते टाइम उसके सर पर चोट लगती है। तभी वॉरेन्स वहां आ जाते हैं। जूडी उनसे कहती है कि एक्टिंग में कुछ सुपरनेचुरल हो रहा है। वॉरेन्स ऊपर जाकर वही मिरर देखते हैं। वॉरेन्स उस मिरर को देखकर शॉक हो जाते हैं और हैदर और डॉन भी उसको देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो उस मिरर को पहले ही फेंक दिया था। अब लोरेन मिरर को टच करती है और कहती है कि यहाँ पर कुछ तो बदल गया है, ये पहले जैसा नहीं है।
फिर वॉरेन फैमिली मिल के उनको बताते हैं, यानी कि स्मॉल फैमिली को बताते हैं कि ये मिरर उनके एक पुराने केस से रिलेटेड है जो उन्होंने कभी सॉल्व नहीं किया था। उस टाइम वॉरेन्स यंग थे और जूडी के जन्म के हेल्थ के कॉम्प्लिकेशन की वजह से उन्होंने केस छोड़ दिया था। मतलब आज तक उन्हें नहीं पता कि ये पहले सीन में जो विक्टोरिया नाम की लड़की दिखाई गई थी उसका क्या हुआ। इस बार वॉरेन्स स्मॉल फैमिली से प्रॉमिस करते हैं कि उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। प्लान ये बनता है कि मिरर को ढककर बेल्ट से बांधकर टोनी और एड उसे कार में डालकर वॉरेन्स के म्यूजियम में ले जाएंगे और वहां उसे लॉक कर देंगे। रूल सिंपल था, किसी भी कंडीशन में ये मिरर मत देखना और इस मिरर को टच भी नहीं करना था। लेकिन जैसे ही जैक और एड मिरर को एक्टिक से नीचे लाने लगते हैं, मिरर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। बेल्ट अपने आप खुल जाती हैं और कवर भी गिर जाता है। ऐसे में जैक गलती से मिरर में देख लेता है, उसे हॉन्ट होने लगता है और वो वहीं पर गिर जाता है, सीधा एक्टिक के नीचे आ जाता है। मिरर उनके हाथ से छूट जाता है और नीचे गिर जाता है, सीधा जैक के पैर पर लगता है। इससे जैक का लेग इंजर्ड हो जाता है। दूसरी तरफ जूडी की तबीयत और ख़राब हो रही है, उसके नाक से खून निकलने लगता है। टोनी कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वो चलती ही नहीं। बहुत स्ट्रगल के बाद वो कार चलाकर स्मॉल फैमिली के घर की तरफ निकलता है। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत की आत्मा दिख जाती है और वो कंट्रोल खो देता है। कार का एक्सीडेंट हो जाता है और ऊपर से तेज़ बारिश भी शुरू हो जाती है। इस बीच लॉरेन को पता चलता है कि जूडी पोजेस्ड हो गई है। जूडी के अंदर का डीमन बोलता है कि वो इतने साल से सिर्फ उसका इंतजार कर रहा था। जूडी एक क्रीपी तरीके से अपनी चाइल्डहुड वाली पोएम गाना शुरू करती है। फिर वो अपनी माँ लॉरेन पर हमला करती है और उन्हें बेसमेंट में गिरा देती है। जूडी घर के डॉग साइमन को हवा में उठाकर दीवार से टकरा देती है। फिर अपने पिता एड पर भी अटैक करती है। बेसमेंट में गिर चुकी लॉरेन पर एक कुल्हाड़ी वाला आदमी अटैक कर देता है। बेसमेंट खून से भर जाता है, लेकिन टाइम पर टोनी बेसमेंट का दरवाजा खोलकर अंदर आता है और लॉरेन को बचा लेता है। वहीं एड की कंडीशन बिगड़ रही होती है क्योंकि उसे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है। वो बहुत ज़्यादा हाँफने लगता है और अपनी दवाइयाँ खाता है। उसके बाद एड स्मॉल फैमिली को कहता है कि वो तुरंत घर के बाहर चले जाएं क्योंकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा डेंजरस है। स्मॉल फैमिली घर से बाहर निकल जाती है। अब घर के अंदर सिर्फ वॉरेन्स और टोनी बचे थे और उन्हें ही आत्माओं से लड़ना था। सबसे पहले वॉरेन्स और टोनी जूडी को ढूंढते हैं। जूडी एक्टिक में लटकी होती है, अगर टोनी उसे पकड़ता नहीं तो वो खत्म हो जाती। एड तुरंत चाकू से रस्सी काट देता है। रस्सी कटते ही सब नीचे गिर जाते हैं। इस प्रोसेस में जूडी बहुत इंजर्ड हो जाती है और उसकी पल्स रुक जाती है। एड उसे सीपीआर देते हैं लेकिन ज़्यादा फायदा नहीं होता। जब एड थक जाते हैं, टोनी सीपीआर देता है और उसके बाद जूडी वापस होश में आ जाती है। अब वो सिर्फ जिंदा ही नहीं होती बल्कि अपने कॉन्शियस स्टेट में भी आ जाती है, यानी कि वो पोजेस नहीं होती। इसके बाद मिरर हवा में लेविटेट करता है, वर्टिकली घूमता है और फिर टोनी पर हमला करता है हॉरिजॉन्टली। एड अपनी बुक से एग्जॉर्सिज्म शुरू करते हैं लेकिन मिरर पर कोई अफेक्ट नहीं होता। मिरर तो उस बुक को ही जला देता है। यहाँ तक कि मिरर के अंदर एड का डीमोनिक शैडो भी दिखाई देता है जो कहता है कि आज टोनी ज़रूर मरेगा। सिचुएशन बहुत टेंस हो जाती है, लगता है टोनी बच ही नहीं पाएगा, लेकिन वॉरेन्स उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। इस सीन में हमें यह भी पता चलता है कि अब वॉरेन्स ने टोनी को अपनी फैमिली का हिस्सा मान लिया है। फिर लॉरेन अपनी बेटी जूडी से कहती है अपनी पावर्स को एक्सेप्ट करो, उनसे मत भागो। ये पहली बार था जब लॉरेन ने जूडी को अपनी विजन्स और पावर्स यूज़ करने के लिए मोटिवेट किया था। तीनों यानी कि एड, लॉरेन और जूडी मिलकर टोनी को बचाने के लिए मिरर को टच करते हैं। जैसे ही वो टच करते हैं, उनके डिमोनिक वर्जन्स मिरर के अंदर फाइट करने लगते हैं। धीरे धीरे मिरर क्रैक होता है और जैसे जैसे वो लोग फाइट करते हैं, क्रैक्स बढ़ते जाते हैं और फाइनली वॉरेन्स की ताकत के सामने डिमोनिक पावर्स हार जाती है और मिरर पूरी तरह से क्रैक हो जाता है। और फाइनली मिरर के अंदर जो डीमन था वो शांत हो जाता है। मिरर पर लगे 3 फेसेस भी क्रैक हो जाते हैं और उसमें से धुआं वेपर निकलता है। मतलब डीमन या तो निकल गया या फिर शांत हो गया। टोनी को बचा लिया जाता है और अब टोनी भी वॉरेन फैमिली का एक हिस्सा बन जाता है। उसके बाद एड और टोनी मिरर को वॉरेन्स के म्यूजियम में ले जाकर लॉक कर देते हैं। यहाँ एड टोनी को म्यूजियम की की भी दे देता है। इससे हमें क्लियरली समझ आता है कि एड ने टोनी को सिर्फ फैमिली का मेंबर ही नहीं बल्कि अपना सक्सेसर मान लिया है, जो एड की लेगेसी को आगे ले जाएगा। अब नेक्स्ट सीन में टोनी और जूडी की शादी होती है और शादी में काफ़ी सारे लोग भी आए होते हैं और फाइनली टोनी और जूडी एक दूसरे को किस करते हैं। शादी के बाद डांस के टाइम लॉरेन एड से कहती है कि उसने एक अच्छा विजन देखा है। वॉरेन्स के ग्रैंड किड्स होंगे, यानी जूडी और टोनी के बच्चे। फिर वॉरेन्स एक बुक लिखेंगे जो उनके हॉन्टिंग एक्सपीरियंस पर बेस्ड होगी। अपना नॉलेज वो नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करेंगे। उसके बाद वो लाइफ में नॉर्मल एडवेंचर्स करेंगे, जैसे कि बाइक राइड्स, ना कि घोस्ट के एडवेंचर्स। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो लोगों की मदद करना कभी नहीं छोड़ेंगे। रियल केसेस या फील्ड वर्क नहीं करेंगे, लेकिन फ़ोन पर लोगों की हेल्प ज़रूर करेंगे। और इसी के साथ द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स मूवी की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।